नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा वोट के लिए घुसपैठियों को दी जमीनें। असम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बेलडांगा हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की दखल देने की मांग। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने और केंद्रीय बल तैनात करने का किया आग्रह। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और यूरोप आमने सामने। ट्रंप प्रशासन ने 8 यूरोपीय देशों पर लगाए 10% टैरिफ। यूके और फ्रांस सहित कई देश खुलकर आए सामने। और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जगहों पर दिखा आस्था का भव्य संगम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक विस्तार कर इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। कुल परियोजना 86 किलोमीटर की है। परियोजना से ऊपरी असम, विशेष रूप से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से संपर्क बेहतर होगा। ये नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रकृति और प्रगति को एक साथ लेकर चल रही है। इससे अवसर बढ़ रहे हैं और कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है और देश में जंगल और पेड़ भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025 में एक भी राइनो के शिकार की घटना काजीरंगा में सामने नहीं आई है। ये गर्व का विषय है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी, कामाख्या, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ, गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ये नई रेल सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाएंगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के साथ ही नॉर्थ ईस्ट भी विकास कर रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिल के पास है। कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस सरकारों द्वारा कम बजट दिए जाने की प्रधानमंत्री ने आलोचना भी की। जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। यही वजह है कि जिस मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस शिखर पर थी, आज वहां नंबर 4 की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा, घुसपैठियों की राजनीति कर कांग्रेस ने असम के जंगल और जमीन को खतरे में डाला है। ऐसी पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज असम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे, सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनोकार का प्लांट प्रस्तावित था, जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए। अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बन रही हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में जारी हिंसा अब अराजकता की चपेट में है। एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जारी हिंसा के बीच भाजपा नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने निषेधाज्ञा लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर अपील की है, ताकि शांति बहाल हो और लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। साथ ही भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले 48 घंटों में हिंदू परिवारों के घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण इलाके में भय का माहौल है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हालात बिगड़ने के बावजूद बीएनएसएस की धारा 163 लागू नहीं की गई, जिसके कारण हालात और बेकाबू हो गए। पिछले साल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को याद करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उस दौरान जाने भी गई थी। ये कोई अचानक हुआ आक्रोश नहीं है, बल्कि ये सीएए विरोधी और वक्फ संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई भयावह हिंसा की सोची समझी पुनरावृत्ति है, जहां हरगोविंदा और चंदन दास जैसे निर्दोष हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। हिंदुओं के घर और आजीविका राख में तब्दील हो गए, जबकि राज्य तंत्र ने आंखें मूंद ली। इसलिए इस बार चुप नहीं बैठा जा सकता। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच एसपी कुमार सनी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इलाके में शांति और कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। से हम लोगों ने अभी तक 30 लोगों को अरेस्ट किया है, 30, और इन लोगों इसके अलावा भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कितने लोगों का। कई सारे सोशल मीडिया हम लोगों को ये मिले हैं, वीडियोस मिले हैं, जिसको जो मतलब जिनका जो फीड को देख देख के हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं। और इसके अलावा भी हम लोग 4-5 लोगों को डिटेन कर चुके हैं अभी तक, जो कि सोशल मीडिया से हम लोगों को कंफर्म मिल रहा है कि हाँ मतलब देखा जा रहा है कि वीडियो से कि मतलब वो स्पॉट पे प्रेजेंट थे उस समय। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डाइन्स भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि इस मुलाकात के दौरान हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की और भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और उनके रणनीतिक महत्व पर खुलकर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में विहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में धर्म को प्रेरक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा, वो विश्व गुरु बना रहेगा, क्योंकि दुनिया में इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 16 हाई एंड लग्जरी कारें बरामद करने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह दिल्ली से गाड़ियां चुराकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरोह का मुख्य सदस्य अमनदीप चोरी की गाड़ियां पंजाब में दमनदीप को सप्लाई करता था। ये सभी आरोपी अरविंद शर्मा की मदद से गाड़ियों के जाली कागजात तैयार कर उन्हें बाजार में बेचते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगा रही है। देखिए, हमारे इंटरस्टेट सेल ने अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें
एक व्यक्ति को हमने पंजाब से गिरफ्तार किया, एक को चंडीगढ़ से और एक को दिल्ली से। 16 गाड़ियां रिकवर कर ली हैं हमने, जिसमें 8 फॉर्च्यूनर, 5 किया सेल्टॉस, 1 थार, 1 वेन्यू और 1 क्रेटा गाड़ियां शामिल हैं। इसमें दिल्ली से जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया उसका नाम अमनदीप है। अमनदीप का काम मुख्यतः दिल्ली से चोरी की गई गाड़ियों को पंजाब तक पहुंचाना, पंजाब में दमनदीप के पास। दमनदीप का काम था गाड़ियों के चैसी नंबर को टैंपर करना। और अरविंद शर्मा, जिसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे लोगों की मदद से गाड़ियों के फेक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको रजिस्टर करवाना। राजस्थान के गंगापुर सिटी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता मीना को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है। ये सम्मान उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए दिया गया है। इस सम्मानजनक आमंत्रण से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। यह पहली बार है जब सवाई माधोपुर जिले की किसी आदिवासी महिला को इस सम्मानित मंच पर भागीदारी का अवसर मिल रहा है। ललिता मीना ने सम्मान को परिवार और जिले के लिए गर्व का पल बताया और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। मुझे मेरी आंगनवाड़ी वर्क के लिए मिला है। जैसे मैंने आंगनवाड़ी पे कुछ महिलाओं को पोशाक भी देती हूँ, धात्रियों को भी देती हूँ। 6 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया है। गर्भवती महिलाओं को हमने KMBY के द्वारा लाभ भी दिलाया है। तो उससे प्रसन्न होकर मेरे अधिकारियों ने मुझे आज इस पद पे पहुंचाया है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण भेजा है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसको प्राप्त करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। खूबसूरत समुद्र तट देखने के शौकीनों को एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ के नॉर्थ बे द्वीप पर नीला पानी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध किए बिना नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंडमान और निकोबार की यात्रा के बाद द्वीप की खूबसूरती और पर्यटन गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ बे द्वीप पर नाव की सवारी, विशाल समुद्र का नीला पानी और प्रकृति की खूबसूरती बरबस ही आपको अपनी ओर खींच लेगी। समुद्र के क्रिस्टल क्लियर पानी, जीवंत कोरल रीफ और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए जाना जाने वाला नॉर्थ बे द्वीप पर सी वॉकिंग, पानी के नीचे की दुनिया देखने की गतिविधि, स्कूबा डाइविंग, कांच की बड़ी खिड़कियों वाली आरामदायक केबिन में बैठकर रंगीन मूंगे और समुद्री जीवों को देखने की गतिविधि का भी आनंद ले सकते हैं। भारत के 20 के नोट पर प्रदर्शित लाइट हाउस हमें यहाँ की हमारी समुद्री विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राचीन द्वीप पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा और संरक्षण की साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ बे द्वीप की खूबसूरत पर्यटन गतिविधियों का वीडियो भी साझा किया है। पश्चिमी कमांड सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने दिल्ली कैंट स्थित बेस अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों से बातचीत की और उनके द्वारा देश के प्रति किए गई सेवाओं और हर परिस्थिति में लड़ने के जज्बे की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की अटूट निष्ठा और निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करते हुए सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की हर समय देखभाल करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के अनेक अथक प्रयासों को सराहा। कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर जारी है। IMD के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री रहने का अनुमान है। जहां एक तरफ ठंड कपा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
विंटर का वेदर बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। हम घूम आए थे इस इरादे से कि इधर स्नोफॉल होगा और उम्मीद है कि स्नोफॉल भी आजकल में होगा। कश्मीर जन्नत है, आप आइए घूमिए, जैसा आप लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो लोकल पब्लिक है बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, आप आइए बेझिझक आइए, यहाँ ऐसा कुछ भी डर नहीं है। कैप मफलर ये सब रखे, उसके अलावा जो भी शूज़ है वो सब और सॉक्स है, वुलन सॉक्स वगैरह सब कुछ लेके आए, तभी अच्छा रहेगा। बहुत ठंड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, औषधि और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों, मेडिकल टेक्नोलॉजी में निवेश, नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इकोसिस्टम का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी के साथ ही अगल बगल के राज्य और कई देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश पर आता है। पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना आसान हुआ है। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। माघ मेला के पावन स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ठंड और कोहरे के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देश भर के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आज दोपहर 12 बजे तक 3 करोड़ 15 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। इस विहंगम दृश्य के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। आज माघ महीने की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन दान पुण्य और नदी स्नान करने की परंपरा है। आज मौन रहकर पूजा पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ऋषि ने माघी अमावस्या पर मौन रहकर तप किया था। इसी कारण इस अमावस्या पर मौन व्रत करने का विशेष महत्व है। माघी अमावस्या के अवसर पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी उद्यमशीलता प्रतियोगिता स्कूल यूथ आइडियाथॉन 2025 का ग्रैंड फिनाले आज आईआईटी दिल्ली में आयोजित किया गया। थिंक स्टार्टअप फाउंडेशन ने सीबीएसई और एमईपीएससी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। स्कूल यूथ आइडियाथॉन देश की अपने किस्म की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसके तहत स्कूली छात्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। नई सोच नया भारत थीम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 4 से 12 तक के छात्रों ने हिस्सा लिया और अपने प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों में स्कूली स्तर से ही 21वीं सदी के कौशल, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसी के तहत स्कूल यूथ आइडियाथॉन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि स्टार्टअप्स इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू हुए विश्व पुस्तक मेले का आज अंतिम दिन है, लिहाजा आज मेले में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। दरअसल शनिवार को भी यहां पाठकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। साहित्य, इतिहास, राजनीति और बच्चों की किताबों पर विशेष रियायत भी मिल रही है। बता दें कि मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जिसमें कतर और स्पेन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस अवसर पर शामिल हुए थे। इस बार के पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट 75 रखी गई थी। और समाचार में इतना ही। अभी के लिए दूरदर्शन समाचार पर खबरों की यात्रा अनवरत जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का।